Hello friends, today we have with us Advocate NP Bhardwaj who will be giving us deep insights about astrology. So let's begin. हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के पीछे ना बहुत बड़ा समंदर है। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब कभी किसी भी इंग्लिश वर्ड को समझना हो ना, तो उसके ओरिजिन एंड हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बहुत आसान होता है समझना। और किसी भी शब्द की हिस्ट्री एंड ओरिजिन को समझने के लिए जो साइंस है, दैट इज वी कॉल एज एटिमोलॉजी। लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी, यानी कि जो इंग्लिश है वो ग्रीक और लैटिन से आई है, तो इसीलिए हमें लैटिन और ग्रीक में जाकर ही किसी भी इंग्लिश के शब्द को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूं, जैसे लॉजी शब्द है, लॉजी शब्द कहीं भी जुड़ेगा किसी भी शब्द के साथ, उसका मतलब होगा साइंस या स्टडी। जैसे गाइनोकोलॉजी, स्टडी ऑफ वुमेन्स, गाइन्स मीन्स वुमेन, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो मीन्स एस्ट्रोनॉमी से आया है, ये प्लैनेट से आया है। अब आप ये देखिए, हमारा जो सौरमंडल है, उस सौरमंडल में सन है, सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट प्लैनेट मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, फिर अर्थ है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी शब्द है, इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट्स का हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजी का जो संबंध है वो हमारे जीवन की इवेंट्स से है। मैं आपको बहुत एक खूबसूरत चीज बताता हूं। जब भी कोई जीव जन्म लेता है इस अर्थ पे, तो सौरमंडल में प्लैनेट्स की उनके ऑर्बिट में कोई ना कोई पोजीशन होती है। जब आप एस्ट्रोनॉमी के कुछ इवन वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे या शॉर्ट्स देखेंगे, तो वहां पे आपको 2 प्लैनेट्स की, 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन टेलीस्कोप से कई बार दिखाई जाती है। यानी कि एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप से ये दिखाते हैं कि वीनस के साथ जुपिटर क्लोजेस्ट कंजंक्शन में, यानी कि एक दूसरे के नजदीक ऑर्बिट में आ गए हैं। ये टेलीस्कोप से ना हमें क्लियर दिखाई देता है। सैटर्न और वीनस क्लोज आ गए हैं। तो ये ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते प्लैनेट्स कुछ 2 साल बाद, कुछ 10 साल बाद, कुछ 12 साल बाद, कुछ सदियों बाद एक दूसरे के क्लोजेस्ट नजदीक आते हैं। और जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी जो हॉरोस्कोप बनती है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, उसकी हॉरोस्कोप में जो 12 बॉक्सेस होते हैं, और वो जो कंजंक्शन आपने यूनिवर्स में देखी थी, वही कंजंक्शन आपको उस हॉरोस्कोप में, उस बॉक्स, किसी न किसी बॉक्स में मिलेगी। यानी कि आप कई बार देखोगे, जो हमारी हॉरोस्कोप होती है, चार्ट होता है, जो लगन चार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो 12 बॉक्सेस हैं, और किसी न किसी बॉक्स में 2 प्लैनेट हैं, किसी बॉक्स में 3 प्लैनेट्स हैं। और इवन अगर आप ओशो रजनीश की बात करें ना, उनकी हॉरोस्कोप के 8th हाउस में 5 प्लैनेट्स थे। तो ये वही चीज पॉजिटिव होती है हाउस के अंदर, वही चीज रिफ्लेक्ट करती है हाउस के अंदर जन्म के समय, जो सौरमंडल में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही थी। और जो चार्ट है ना इंसान का या किसी जीव का, जो चार्ट है, जो आप कुंडली कहते हैं, लगन चार्ट बोलते हैं, वो चार्ट इस जन्म का नहीं है। वो जो प्लैनेट्स की पोजीशन बैठी है, वो आपके जन्म तक, यानी पिछले जन्म के जो मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, कर्मास हैं, वो सारा का सारा आपने इस जन्म में जन्म लिया, वहां तक का चार्ट है वो उस मतलब चार्ट, वो जो चार्ट है वो आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आपके जीवन में आने वाली जो घटनाएं वो क्या होंगी। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट इवेंट्स ऑफ लाइफ। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की जो इवेंट्स है ना, वो पहले से तय है, डिटरमिन्ड है, फिक्स है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, क्या वो अपने मां बाप तय करता है? नहीं करता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वो किस घर में जन्म लेगा वो तय करता है? ऑलरेडी प्रीडिटरमिन्ड। नहीं, गॉड डिसाइड्स। इसका मतलब उससे कर्मा डिसाइड्स। वो गरीब माँ बाप के घर में जन्म लेगा, अमीर माँ बाप के घर में जन्म लेगा, उसको माँ बाप का सुख मिलेगा या दोनों अलाइव होंगे, जन्म के समय नहीं होंगे, वो उसके हाथ में नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब हमारा इंसान का डेथ होता है किसी जीव का, तो डेथ भी निश्चित नहीं है कि कब होगी, हमें नहीं पता। किन कारणों से होगी, बीमारी से होगी, एक्सीडेंट से होगी, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जब जन्म हमारे हाथ में नहीं है, जब मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जो उसके बीच की जर्नी है वो हमारे हाथ में कहां से आ जाएगी?
है ना ब्यूटीफुल? Very interesting, sir. अब एक चीज देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूं। टोटल जो प्लैनेट्स हैं उनका जो रोल है लाइफ में, वो जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम बात करेंगे तो महादशाओं और अंतरदशाओं और परितंत्र दशाओं के माध्यम से हमारे जीवन में घटनाएं आती हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, दो व्यक्ति हैं, दोनों का जीवन में 10 साल बीमारी का भयंकर बीमारी का समय आना है, ये तय है, मतलब ये इवेंट फिक्स है कि दोनों व्यक्तियों के जीवन में 10 साल बीमारी, भयंकर बीमारी, यानी कि वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, वो बीमार रहेंगे 10 साल तक, ये योग बनता है। लेकिन एक व्यक्ति के बचपन में ये योग आ गया, यानी कि वो समय, वो दशा, और एक व्यक्ति का 30 या 35 साल की उम्र में वो दशा आई, तो जीवन किसका बर्बाद या खराब हुआ? दुर्भाग्य किसको कहेंगे? उस व्यक्ति का जिसके ये 30 और 35 साल की उम्र में आई। क्योंकि जब इंसान का जीवन में कमाने का समय आता है, जब उसको राइज करने का समय आता है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने का समय आता है, जब कोई अगर खराब ग्रह की दशा जाए तो उसको दुर्भाग्य बोल दिया जाता है। तो दशाओं का सारा रोल है। It means there's nothing in our control. नहीं, मैं बताता हूं आपको। थ्योरी ऑफ कर्मा फिर निगेट हो जाएगी अगर आपकी बात को मैं कह दूं कि नथिंग इज इन कंट्रोल। थ्योरी ऑफ कर्मा का भी तो रोल है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आपकी गाड़ी से किसी डॉग का डेथ हो जाता है, किसी कुत्ता आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, एक व्यक्ति कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाता है, तो इवेंट, कुत्ते का डेथ निश्चित था, लेकिन जो इवेंट हुई, इवेंट डिसाइडेड थी, लेकिन इंटेंशन क्या था बिहाइंड योर कर्मा? तो गीता जिस कर्म की बात बोलती है वो कर्म का इंटेंशन की बात करती है। जैसे आप लॉ में भी आप पढ़ते हैं, मीन्स रिया, इंटेंशन। एक अनजाने में क्राइम हो जाता है, एक आप डेलिब्रेट प्रिपरेशन करते हैं, फिर वेपन इकट्ठे करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मर्डर करते हैं, तो इंटेंशन। तो गीता जो है ज्ञान शास्त्र है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद नहीं दिया अर्जुन को, ज्ञान दिया था। अब ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या थी यहां पे मैं आपको बता दूं। हर इंसान अपने मन से चलता है, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा मन को डिनोट करता है, और वो मन इतना स्ट्रांग होता है कि मन से बाहर रेयर ही है कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कोई काम करता हो, जिसका जैसा मन है वैसे ही करता है। और शरीर के पास मन है, और मन से जो श्रेष्ठ है बुद्धि है, यानी कि शरीर से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ अंतरात्मा, आपकी आत्मा। तो जब महाभारत हुई तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो उनको मन के ऊपर से उठाया, उनको बुद्धि की तरफ लेके गए वो। तो जब आप बुद्धि से जिएंगे तो लाइफ को बहुत ही प्रूडेंट एंड प्रैक्टिकल और बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। अन्यथा मन के लेवल पे जब आप जिएंगे तो आप दिल से डिसीजन लेंगे, और 90% लोग यही करते हैं, जैसा मन है वैसे ही करते हैं। तो मैं दोबारा एस्ट्रोलॉजी पे आता हूं। एस्ट्रोलॉजी में अब आप दशाओं को समझिए, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, सबसे पहली जो दशा समझी जाती है या जिसकी हम सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, सबसे पहली दशा सूर्य की आती है। जो सन है, सूर्य है, वो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, वो आत्मा का कारक है। जगत की आत्मा सूर्य है, सूर्य एनर्जी है। जब सर्दियां आती हैं, आप ये देखिए, विंटर्स आती हैं हमारे यहाँ पे, तो चीजें, जो फसलें हैं, वो उगने का जो प्रोसेस है, उनका जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, बीज का, सीड्स का जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है, वो स्लो हो जाता है। और ये मकर संक्रांति तक ऐसा रहता है। और उस समय आप ये देखिएगा कि नेगेटिविटी भी आ जाती है लोगों में बहुत सारी। यानी कि जब सूर्य की किरणें धरती पर कम पड़ती हैं, या धरती का एंगल इस प्रकार हो जाता है कि सूर्य की किरणें ज्यादा नहीं पहुंच पाती, और हमारे यहाँ विंटर आ जाती है उस समय में, तो लोगों में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब ये हमारे ऋषियों को भी पता था, इसीलिए आप ये देखिएगा कि जो मैक्सिमम फेस्टिवल है हमारे सनातन के, वो अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में आते हैं, ताकि लोग अपने आप को जॉयफुल रख पाए, नेगेटिविटी से दूर रह पाए। और साउथ इंडिया के अंदर हर दिन एक अलग प्रकार की रंगोली बनाई जाती थी विंटर्स में, जो ये डिपिक्ट करती थी कि आज कौन सा डे है, त्रयोदशी है, द्वादशी है, एकादशी है, ये सब चीजों के आधार पे। तो सूर्य जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इंसान जन्म लेता है तो कोई ना कोई आत्मा शरीर में एंटर करती है, गर्भ धारण करती है, यानी कि जो बच्चा पैदा होना है तो किसी न किसी आत्मा को तो एंटर करना है शरीर में, तो वो सूर्य है।
और आत्मा हमेशा पवित्र रहती है, क्योंकि अग्नि जो है हमेशा पवित्र है, वो हर चीज को प्योर कर देती है, प्योरेस्ट फॉर्म है। और हाईएस्ट एलिवेटेड एनर्जी को ही भगवान शिव कहा गया है, क्योंकि अग्नि नीचे से ऊपर की ओर जाती है। हमारे भी अगर शरीर में जो चक्र हैं, मूलाधार से लेके एनर्जी जो है ऊपर की ओर जाती है जब जागृत होती है। तो सूर्य आप अथॉरिटी का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, राज्य का कारक है, आपकी सेल्फ एस्टीम का कारक है। तो इसीलिए सिंह राशि वाले लोगों में आप देखोगे, जो लियो साइन वाले लोग हैं, उनमें आपको सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा मिलेगी। और कुछ लोग इस सेल्फ एस्टीम को ईगो भी बोल देंगे। और शनि की जो महादशा है, सबसे पहली महादशा जो काउंट की जाती है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो सूर्य की है। और सूर्य की महादशा सबसे छोटी महादशा है, उसको 6 साल की महादशा बोला जाता है। तो सन इज मोर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव? नहीं, सन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सन का आत्मा ही होगी, आत्मा कभी नेगेटिव कैसे होगी? अग्नि कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए, नेगेटिव डाल दीजिए, पॉजिटिव डाल दीजिए, वो सबको प्योर कर देगी। इसलिए सूर्य को सत्व बोला गया है। तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 चीजें हैं। हमारा भोजन भी इसी प्रकार है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो सूर्य को सत्व बोला गया है, अग्नि को सत्व बोला गया है, सात्विक। यानी कि वो अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए, उसको सत्व में कन्वर्ट कर देगी। इसीलिए जब सूर्य के साथ कोई ग्रह कंजंक्शन बनाता है ना, आप 90% होरोस्कोप में देखोगे कि सूर्य के साथ मरकरी कंजंक्शन बनाता है, क्योंकि सूर्य मरकरी के नियरेस्ट है। किसी की भी होरोस्कोप उठा के देख लेना, या तो सूर्य मरकरी एक ही बॉक्स में मिलेंगे, या मरकरी जो है नियर अबाउट नेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना मिलेगा। तो जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के नजदीक आएगा, उसका जो तामसिक नेचर है प्लेनेट का, जो राजसिक नेचर है, वो सूर्य खत्म कर देता है, कंबस्ट कर देता है। यानी कि वो प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है। और कंबस्ट प्लेनेट का मतलब है कि उसका राजसिक और तामसिक नेचर खत्म हो गया, सिर्फ सत्व बचा है, सात्विकता उसके अंदर बची है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल सात्विक प्योरिटी बची है सिर्फ उसके अंदर। और दुनिया किससे चलती है? दुनिया तामसिक और राजसिक से चलती है। सत्व तो राजसिक और तामसिक से मिलकर बना है। तामसिकता है तो डिजायर्स हैं, राजसिकता है तो शौक हैं आपके, राजसी ठाट बाट। तो जब आपकी डिजायर्स होंगी किसी चीज को पाने की, अचीव करने की, वो तामसिकता से जुड़ा होता है। इसीलिए मंगल को डिजायर का प्लेनेट बोला जाता है। एनर्जी है, वो रजस है। राहु केतु तमस में आते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सूर्य की जो दशा है, सबसे पहली दशा है दशा चक्र की, अगर हम पैटर्न की बात करें। और सबसे ब्यूटीफुल चीज पता क्या है? ये जो विंशोत्तरी दशाएं हैं, विंशोत्तरी का अगर मतलब आप समझेंगे तो उसका मतलब है 120, 120। संस्कृत का शब्द है विंशोत्तरी। विंशोत्तरी को जब आप लिटरली अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग उसका है 120 साल। यानी कि हमारा जो दशा पैटर्न है वो टोटल 120 साल का है। यानी कि ये माना गया है कि हर व्यक्ति कम से कम 120 साल मैक्सिमम जिएगा, इससे ज्यादा नहीं जी पाएगा। तो 120 साल का पैटर्न जो दशाओं का है। और ये जो दशा पैटर्न है विंशोत्तरी का, ये जानते हैं किस पे बेस्ड है? ये आपके नक्षत्र पे बेस्ड है। टोटल 27 नक्षत्र हैं, और वो 27 के 7 फीमेल्स के नाम हैं, और कितने ब्यूटीफुल नाम है। इवन मैं यहां पे ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपके घर में कोई अगर बच्ची पैदा हो, कोई बेटी पैदा हो, तो 27 नक्षत्रों में से कोई भी नाम रख दीजिए, इतने ब्यूटीफुल नेम है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्लेषा, विशाखा, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, आर्द्रा, अश्विनी। तो इस तरह 27 नक्षत्र है। और 27 नक्षत्र जो हैं, इनको चंद्रमा की पत्नियां बोला गया है। वैसे अगर आप माइथोलॉजी में जाओगे तो जिस ग्रह का, हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र हैं एक ग्रह के। अब जिस नक्षत्र का जो ग्रह है, जब आप पैदा हुए तो आपका एक नक्षत्र बनेगा कि आप इस नक्षत्र के व्यक्ति हैं, और उस नक्षत्र का एक प्लैनेट लॉर्ड है, वही आपकी पहली महादशा होती है। सपोज कोई बच्चा विशाखा नक्षत्र में पैदा होता है, और विशाखा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, तो ये उस बच्चे की पहली महादशा जुपिटर की होगी। कोई चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है, मंगल का नक्षत्र है, तो यानी कि उस बच्चे की पहली महादशा मंगल ग्रह की होगी। तो ये जो विंशोत्तरी महादशा का पैटर्न है ना, 120 साल के, आपके नक्षत्र पे आधारित है। आपने जन्म के समय जो नक्षत्र पा लिया, आपकी पहली महादशा उस ग्रह की शुरू हो जाती है। तो सूर्य की महादशा सबसे पहली महादशा हम इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि सूर्य आत्मा है, और आत्मा ने जन्म लेना है। अब आत्मा, मान लीजिए आत्मा शरीर धारण कर लिया, बच्चे ने जन्म ले लिया। अब बच्चा
जन्म ले चुका है तो बच्चे को क्या चाहिए उसके बाद? बच्चे उसके बाद मां का प्यार चाहिए, मां का दूध चाहिए, मां की केयर चाहिए, मातृत्व चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो दूसरी महादशा चंद्रमा की आती है। चंद्रमा फीमेल प्लेनेट है, चंद्रमा मदर है, चंद्रमा मातृत्वता का कारक है, मदरहुड का कारक है, और चंद्रमा दूध का भी कारक है। दूध को चंद्रमा से डिनोट किया जाता है। तो बच्चा अब दूध पिएगा। अब चंद्रमा की दशा आती है 10 साल की। जैसे सूर्य की दशा पहली दशा थी, आप जीवन में आपको लाने के लिए सूर्य इंपॉर्टेंट था। अब जिस जीवन में आने के बाद चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर बच्चे को मदर मिलती है दुनिया में, चाहे वो एनिमल का बच्चा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो। सर जैसे आपने मिल्क की बात करी, हाँ, क्या ऐसे ही सारी चीजें जो हम खाते हैं आर दे आल्सो एसोसिएटेड विद दीस प्लैनेट्स? यस, हर चीज। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य का गेहूं से रिलेशन है, वीट से। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आपकी हॉरोस्कोप में जो 12 बॉक्सेस है उसमें सेकंड बॉक्स है वो आपकी स्पीच का बॉक्स है, वो आपके फूड का बॉक्स है, वो आपकी वेल्थ का बॉक्स है। वेल्थ का मतलब वो नॉलेज भी वेल्थ हो सकती है, धन भी वेल्थ हो सकता है। तो जो सेकंड हाउस है उसमें जो प्लेनेट बैठा है, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजें खाने का आपको शौक होगा, आपको अच्छी लगेंगी, आप इजीली एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे सेकंड हाउस में किसी व्यक्ति के अगर सूर्य बैठा है तो ही विल प्रेफर व्हीट रोटी रेदर देन राइस। वो राइस प्रेफर नहीं करेगा, व्हीट रोटी प्रेफर करेगा। और अगर किसी का वीनस बैठा है सेकंड हाउस में, वीनस मिठाई का है, स्वीटनेस का रिप्रेजेंट करता है, उस बच्चे को सफेद तरह की चीजें खाने का शौक होगा। सफेद चीजों में राइस भी आ जाते हैं, सफेद चीजों में पनीर भी आ जाती है, दही भी आ जाती है, सफेद चीजों में रसगुल्ले भी आ जाते हैं। सेकंड हाउस में हॉरोस्कोप में अगर किसी व्यक्ति के वीनस बैठा है तो वो मीठी चीजें खाने का शौकीन होगा। सेकंड हाउस में मंगल आ गया किसी के, वो स्पाइसी फूड खाने का शौक रखेगा, क्योंकि मंगल रजस से संबंध रखता है, अग्नि से संबंध रखता है। तो हमारे अनाज, हमारे वृक्ष, अब जैसे बहुत ही बदसूरत पेड़, खोखले पेड़ जिनको कोई पसंद नहीं करता और जो किसी यूज के लायक भी शायद ना के बराबर ही हैं, उन पेड़ों को शनि रिप्रेजेंट करता है। फलदार वृक्षों को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जितने भी फलदार वृक्ष हैं, चाहे वो नींबू है, संतरा है, किन्नू है, आम है, उनको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। इस अर्थ पे सब कुछ प्लैनेट्स का ही है। मरकरी हरी सब्जियां रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी हैं। सेकंड हाउस में अगर मरकरी आ गया तो इस इंसान को ग्रीन वेजिटेबल बहुत पसंद होगी। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठ गया या जुपिटर की राशि आ गई तो आपको सात्विक फूड बहुत पसंद होगा, क्योंकि जुपिटर का जो कैरेक्टर है सत्व है, सात्विकता है। तो अब हम दोबारा उस पर आते हैं कि पहली महादशा सूर्य की थी जो आपको इस दुनिया में लेके आई। सेकंड महादशा चंद्रमा की, जिसने आपको पाला, आपको दूध दिया, नरिशमेंट दिया, मातृत्व दिया, मदरहुड दिया, सिक्योरिटी दी, क्योंकि चंद्रमा सिक्योरिटी का भी कारक है। मैं आपको बता दूं किसी इंसान की हॉरोस्कोप में वो कितना सिक्योर है और उसको जीवन में क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। इसीलिए जो कर्क राशि के लोग हैं ना, कैंसेरियन, वो इनसिक्योर पीपल होते हैं, घर से दूर नहीं रह सकते, ठीक है, परिवार से दूर नहीं रह सकते, सोशली इनसिक्योर होते हैं। तो चंद्रमा का इनसिक्योरिटी से भी है। तो बच्चा सिक्योर फील करता है मदर के पास। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब बच्चा दुनिया में आ गया, मां का दूध पिया, नरिशमेंट लिया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या चाहिए बताइए बच्चे को आप? अब बच्चा गली में जाएगा खेलने छोटे बच्चों के साथ, अब उसको प्रोटेक्शन चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ेंगे या बच्चे को कोई एनिमल तंग करेगा, डॉग जैसे है, उससे उसको अपनी रक्षा करनी है। तो बच्चे की प्रोटेक्शन का जो संबंध है, प्रोटेक्शन का संबंध और ऊर्जा का संबंध मंगल से है। कितना ब्यूटीफुल चीज आप ये देखिए। अब मंगल की महादशा आती है। पहली महादशा सूर्य की थी, दूसरी चंद्रमा की थी, अब तीसरी महादशा आई मंगल की। और मंगल रजस है, मंगल हमारा ब्लड है, मंगल रिप्रेजेंट करता है एक्सीडेंट को, मंगल रिप्रेजेंट करता है सर्जरीज को, वार को, वायलेंस को, रिवेंज को, ऑपरेशंस को, सर्जरीज को। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब कोई बच्चा एडोलिसेंट होता है, लड़कियां एडोलिसेंट हो गई, किशोर अवस्था की तरफ बढ़ रही है वो, तो उनको एज ऑफ पबर्टी आ जाता है, उनका पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब पीरियड में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड ने बहना है, नया ब्लड बनना है, पुराना निकलना है। ये डायरेक्ट मंगल से रिलेशन रखता है। मंगल रजस है, इसीलिए हमारी संस्कृत भाषा में बोला जाता है कि लड़की रजस वाला हो गई। एज ऑफ पबर्टी तो इंग्लिश का शब्द है। रजस वाला का मतलब उसमें रजस पैदा हो गया, और रजस क्या, मंगल पैदा हो गया उस लड़की के अंदर, उस लड़की के अंदर ऊर्जा पैदा हो गई। और वो ऊर्जा इतनी ताकतवर ऊर्जा है,
अब उस लड़की के अंदर किसी और बच्चे को जन्म देने की ताकत पैदा हो गई। रजस्वला होना, मंगल का डायरेक्ट संबंध उस चीज से है। मंगल डिजायर्स है, मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे एनर्जी मिल गई, ताकत मिल गई, तभी तो वो चल पा रहा है ना, तभी वो लड़ पा रहा है। इट मींस जैसे सर्जन्स होते हैं, यस, तो उनके केस में भी यस, उनका कहीं ना कहीं मंगल ऐसी जगह पॉजिटिव होता है कि किसी सैटर्न के कॉम्बिनेशन में या किसी और प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में जो उनको सर्जन बनाता है। ये चीज है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे मैं आपको बताऊं कि या कसाई बनेगा या सर्जन बनेगा, यानी कि उन्होंने काटना है, कटिंग का काम करना है, लेकिन सर्जन बन जाता तो पॉजिटिव साइड है, कसाई बन जाता तो नेगेटिव साइड है ये मंगल का रूप। तो मंगल आपकी एनर्जी का कारक है। आपकी अगर मंगल अच्छा नहीं है तो लड़की बच्चा कंसीव नहीं कर पाती, वो मिसकैरेज हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा 7 महीने का बच्चा था पेट में, ब्लीडिंग शुरू हो गई, बच्चा सर्वाइव नहीं किया, वो सारा रिलेशन मंगल से। मतलब मेल उसमें मंगल का रोल है। आपके सडन एक्सीडेंट, सडन डेथ, सडन ब्लड इंफेक्शन, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये सारे के सारे इंफेक्शंस मंगल के हैं। मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति में ऊर्जा होगी। तो आप 12 महीनों में जो राशियां, 12 राशियां हैं, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, कुछ आपको बहुत ऊर्जावान मिलेंगे, कुछ सुस्त मिलेंगे, कुछ स्लो मिलेंगे, कुछ फास्ट मिलेंगे, सारा मंगल से रिलेशन। तो अब दोबारा से हम उस पैटर्न पे आते हैं। सूर्य की महादशा 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की। अब बच्चा 16 साल का हो गया, यानी कि सूर्य में 6 साल का बच्चा, 10 साल चंद्रमा के 16 साल का हो गया। 16 साल के एज में एज ऑफ पॉवर्टी आ जाती है, यानी कि अब रजस्वला होगी लड़की, यानी कि अब उसमें जन्म देने की ताकत आ गई। अब मंगल की दशा होती है 7 साल की, तो 16 और 7 कितना हो गया? 23 हो गया। अब जब मंगल 23 का बच्चा हो गया, जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं समझते हुए, तो अब बच्चा बड़ा हो गया। अब क्या चीज आएगी? अब डिजायर आएंगी। क्या आएंगी? डिजायर, पैसा कमाने की डिजायर, लव करने की डिजायर, रिलेशन बनाने की डिजायर, बहुत सारी डिजायर्स, मतलब आप काउंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की डिजायर, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन डिजायर पूरी करने का मोड और मीडियम क्या होगा अभी बच्चे के पास नहीं है, क्योंकि बच्चे को भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ डिजायर आ गई। अब वो भटकाव आ गया, यानी कि मंगल के बाद जो दशा आती है राहु की आती है। कलयुग में राहु का प्रभाव है, राहु को मैटेरियलिस्टिक डिजायर है, तो यानी कि बच्चे में मटेरियल को पाने की डिजायर आ गई कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, लग्जरी के सारी चीजें चाहिए। तो राहु में डिजायर बढ़ जाती है, यानी बच्चा 23 ईयर का हो गया तो उसमें डिजायर बढ़ गई। He will start running towards the materialistic things. मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लेकिन उसका बेस नहीं है, हाउ टू अचीव, वो नहीं है अभी उसके पास, डिजायर आ गई। अब राहु की दशा चलती है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स तक वेग लाइफ रहेगी बच्चे की, कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अभी सिर्फ डिजायर्स हैं। और डिजायर्स की जब फुलफिलमेंट करनी है तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान अभी नहीं है। अब 23 + 18 कितना हो गया? 41। जुपिटर, इसके राहु की दशा के बाद दशा आती है जुपिटर की। जुपिटर विजडम है, जुपिटर नॉलेज है, जुपिटर आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, आपके मेंटर्स हैं, जुपिटर आपके सारे शास्त्र हैं, जुपिटर सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, जुपिटर आपके पुरखे हैं, जुपिटर आपकी एंसेस्ट्री है, जुपिटर आशीर्वाद है, जुपिटर ब्लेसिंग्स है। तो जुपिटर नॉलेज है, यानी कि जो बच्चा डिजायर लेके चल रहा था, जिसको हाउ टू अचीव मटेरियलिस्टिक थिंग, जिसको नहीं पता था, अब जुपिटर की दशा में वो ज्ञान अर्जित करेगा, नॉलेज लेगा, लर्न करेगा, सीखेगा, उसको ड्यूटीज क्या मेरी हैं, उसको ब्रेन उसका बहुत पॉजिटिव होगा। अब बेस बनेगा उसकी नॉलेज का। 16 ईयर, 16 साल जुपिटर की दशा चलती है, ठीक है। अब 41 + 16 56, ठीक है, जो भी है चलिए नंबर, 56। ठीक है। अब जुपिटर में नॉलेज गेन किया बच्चे ने, फिर शनि की महादशा आती है 19 ईयर्स की। शनि क्या है? शनि आपकी ब्रेक्स हैं लाइफ की, शनि रेस्ट्रिक्शंस हैं। जुपिटर एक्सपेंशन था,
शनि कॉन्ट्रैक्शन है। शनि लिमिट्स की बात करता है, फोकस की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, और शनि की चाल सबसे स्लो है प्लैनेट्स में, इसलिए डिले से देता जो देगा। There'll be obstacles. यस, अब जैसे मैं बता दूं, 5th हाउस में सैटर्न बैठ गया, 5th हाउस बच्चों का है, तो बच्चे होंगे लेकिन देर विल बी डिले। 7th हाउस में सैटर्न बैठ गया, शादी होगी लेकिन देर विल बी डिले। तो सैटर्न ब्रेक्स हैं, और ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस कब पता चलती है? जब आप बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते हैं लाइफ में। तो सैटर्न ब्रेक है, और ब्रेक जरूरी है जिंदगी के लिए। तो इसीलिए जब सैटर्न की महादशा आएगी, सैटर्न आपका कर्म है, काम है, वर्क 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 एल्कोहलिक लाइफ आपको दे देगा, डिटेल्ड वर्क एल्कोहलिक लाइफ। वर्क के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, और आप जो ज्ञान आपने अर्जित किया था उसके आधार पे आप काम करना शुरू करोगे, वर्क 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 वर्क। ठीक है, अब 19 ईयर्स की ये दशा है। अब शनि के बाद जो दशा आएगी नेक्स्ट, वो बुध की दशा आती है, मरकरी की दशा आती है। तो जैसे ही मरकरी की दशा आएगी, मरकरी का संबंध हमारी बुद्धि से है। एक शब्द है बुद्धू, यानी कि जब एक इंसान बुद्धू है तो ऐसा तो है नहीं वो सारी उम्र बुद्धू रहेगा, बुद्धू से बुद्धिमान बनेगा। जर्नी है ना बुद्धू से बुद्धिमान की, तो ये मरकरी है। जो जेमिनी साइन है मरकरी का, वो इमैच्योर बुद्धि है, और जो वर्गो साइन है मरकरी का, वो मैच्योर बुद्धि है। और मरकरी मल्टीप्लिसिटी की बात करता है, किसी चीज को रिपीट करने की, डबल करने की, ट्रिपल करने की। तो मरकरी जो बुद्धि, यानी कि आपके दिमाग का बल्ब जल जाएगा जब मरकरी की दशा आएगी। मरकरी में इंसान लर्निंग करता है। लर्निंग किस प्रकार की? शॉर्टकट से, स्मार्टनेस से, क्लेवर से। मरकरी क्लेवरनेस को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो जब अब इस इंसान ने काम भी बहुत कर लिया, मेहनत बहुत कर ली शनि की दशा में, अब ये मरकरी की दशा में स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना चाहेगा। क्रिएटिविटी। अब मरकरी में आने क्रिएटिविटी का संबंध मरकरी से भी है लेकिन वीनस से भी है। लेकिन जब मरकरी की दशा आएगी 17 ईयर्स की दशा है मरकरी की, इस 17 ईयर्स में ये इंसान ब्रेन से चलेगा, बुद्धि से चलेगा। अब मन हावी नहीं है, अब ब्रेन हावी है। और बुद्धि से, स्मार्टनेस से पैसा कैसे कमाना है, एसेट्स कैसे कलेक्ट करने हैं, नेटवर्किंग कैसे बनानी है। मरकरी सोशल मीडिया भी है, नेटवर्किंग भी है, आपकी रिलेशंस भी हैं। मरकरी आपकी बहन है, बुआ है, बेटी है। तो मरकरी में इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाता है। जुपिटर नॉलेज है, जुपिटर विजडम है, मरकरी इंटेलिजेंस है। पहले आपके पास नॉलेज थी, विजडम थी और हार्डवर्क था सैटर्न का, अब आपके पास इंटेलिजेंस आ गया। शनि में जो इंसान दिन रात काम करता था, मरकरी आने के बाद बोलेगा यार बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम से चलते हैं लाइफ में, अब काम करवाते हैं। यस, मरकरी क्रिटिसिज्म भी है। तो जब मरकरी वाले जो लोग मिलेंगे आपको, ये क्रिटिसिज्म की हैबिट भी होगी इनमें। अब नेक्स्ट जो मरकरी के बाद अगर हम बात करें, मरकरी के बाद नेक्स्ट प्लेनेट की जो दशा आती है वो है केतु। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप एक चीज देखिए, केतु का जो संबंध है आइसोलेशन से है, केतु का जो संबंध है डिटैचमेंट से है। अब जो पैसा आपने कमाया था हार्डवर्क करके, स्मार्टनेस से जो पैसा कमाया था, नॉलेज से जो आपने एसेट्स कलेक्ट किए थे अपने जीवन में, केतु कहेगा छोड़ दो इन सबको, ये व्यर्थ है। यानी कि जब केतु की दशा आएगी तो डिटैचमेंट, आइसोलेशन, इंसान को लगेगा मूर्ख था कि मैं सारी उम्र पैसा कमाता रहा, कलेक्ट करता रहा, ये जर्नी वर्थ नहीं थी। केतु ये रियलाइजेशन कराता है, आइसोलेशन देता है। अब आइसोलेशन दो तरीके का है। एक आइसोलेशन इंटरनल आइसोलेशन है कि आप 1000 लोगों से मिल रहे हैं, इंटरनली आप अलोन है लाइफ में। एक आप समाज से कट जाते हैं। अब आइसोलेशन की दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। अगर आप धार्मिक नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, साधना नहीं करते, तो आइसोलेशन आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा। और अगर आप रिलीजियस इंसान है तो आपको रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा आइसोलेशन आपका। इतनी ब्यूटीफुल चीज है। ठीक है, ये चीज है। तो केतु आपको सेंटली नेचर देने की कोशिश करेगा, आपको मोक्ष की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, आपको मेटेरियलिस्टिक थिंगों से डिटैच करने की कोशिश करेगा। अब केतु के बाद लास्ट जो दशा है, केतु की दशा 7 ईयर्स की है। केतु के बाद जो लास्ट दशा है वो दशा है वीनस की, 20 ईयर्स की। अब वीनस की दशा 20 ईयर्स मिला ले तो ये टोटल 120 ईयर्स हो जाते हैं। वीनस क्या है? वीनस के दो रूप हैं, एक भोग का रूप है, एक साधना का रूप है। वीनस जो है शुक्राचार्य हैं, जो राक्षसों के गुरु थे, और राक्षसों ने सारी उम्र मटेरियल इकट्ठा किया,
हर चीज मांगने की आदत थी उनकी, भगवान की पूजा करो, साधना करो, ये मांग लो। तो साधना भी इसमें है, वीनस में साधना भी है, वीनस में मटेरियल भी है। तो जब केतु तक इंसान पहुंचा और उसके अंदर आइसोलेशन आ गया और वो आइसोलेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट ना होकर स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो 20 साल है ना वीनस के, ये साधना के हैं, ये मुक्ति के हैं, मोक्ष के हैं। यानी कि वो साधना को भोगेगा इंसान, वो मुक्ति को भोगेगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाएगा वीनस की। लेकिन अगर वो केतु के 7 इयर्स डिप्रेशन के थे, क्योंकि लाइफ इंसान ने मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी, साधना की ओर गया ही नहीं, तो ये 20 साल फिर वो मटेरियल भोगेगा, लग्जरी भोगेगा, रोमांस भोगेगा, लव भोगेगा, फिर मोक्ष की बात नहीं है, फिर स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है। तो वीनस के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, वीनस में साधना भी है। तो इस तरह हमारा जो ये दशाओं का पैटर्न था एस्ट्रोलॉजी का 120 इयर्स का, ये कंप्लीट मैंने किया। और इसके अलावा कोई क्वेरीज अगर आपकी हैं तो बताइए आप मेरे को। आपने तो सर सारा ही लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर दिया एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से पूरी एंटायर लाइफ में इंसान प्लैनेट्स में ट्रेवल करती है, उसकी पूरी लाइफ। इसीलिए मैं एक चीज बताता हूं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत लोग बोलते हैं। बिलीव का कोई बेस ही नहीं है। मैं कहता हूं बिलीव का बेस ही नहीं है। ऐसे तो मैं बिलीव करता हूं 10 और 10 20 ना होके 50 होते हैं, 2 और 2 4 नहीं होते, मैं बिलीव करता हूं 10 होते हैं। इस बिलीव का कोई बेस है? आई नो, नो शब्द है। आई नो 2 और 2 4 होते हैं, आई नो 10 और 10 20 होते हैं, आई नो 5 और 5 10 होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिलीव वाली बात छोड़ दीजिए। इधर यू नो और यू डोंट नो, यही बात है सारी की सारी। और इस चीज को मैं एक चीज बताता हूं आपको। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका समय हमारे पास होता है। और ज्योतिष का मतलब जानते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, उजाले की तरफ लेके जाए। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि मेरा घर कब बनेगा या मेरा घर कब बिकेगा। ये बहुत छोटा आयाम है ज्योतिष का। ज्योतिष का मतलब है आप जीना कैसे हैं, आप भोगी हैं या योगी हैं, आपको जीवन में सफर मटेरियल वाला करना है कि स्पिरिचुअल वाला करना है या बैलेंस करना है। तो ज्योतिष आपको ये बताता है। तो ज्योतिष बहुत ही एक्सपेंडेड चीज है। लोगों ने इसको छोटे छोटे सवाल पूछ के बहुत छोटे लेवल तक कन्फाइन कर दिया है। और जब बच्चा कोई पैदा होता है, वो टाइम हमारे पास होता है। और जब बच्चे के शरीर में आत्मा आई गर्भ में, वो समय हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता वो किस समय आत्मा आई, इसलिए वो टाइम को हम लेते ही नहीं है। हम जन्म के टाइम को लेते हैं, जब वो अंधकार से प्रकाश की ओर बच्चा आया, जब वो लेडी के गर्भ से बाहर आया। तो बच्चा जब बाहर आया तो हमने वो टाइम ले लिया। वो टाइम एक इवेंट है, यानी उस इवेंट समय में घटना घटी, बच्चा अंधकार से प्रकाश की ओर आया। इसीलिए आप किसी भी घटना को लेके आप हॉरोस्कोप की कुंडली बना सकते हैं। कोई भी घटना जीवन की, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, भारत देश की भी कुंडली बन गई। और यह भरणी नक्षत्र में आजाद हुआ। शुक्र का नक्षत्र था भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र रात को 12 बजे एंटर करना था। लंबे लंबे भाषण दिए गए, रात के 12 बजाए गए जानबूझकर कि हम भारत की आजादी भरणी नक्षत्र में करेंगे। शुक्र का नक्षत्र, और शुक्र लग्जरी का कारक है, ताकि यह देश लग्जरी पूर्ण बने, इस देश में संसाधन की कमी ना। शुक्र को प्रेफरेंस दी गई कि हम इसका जो मुहूर्त है 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे करेंगे। तो जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आप क्या जज बन पाएंगे, ये एक क्वेश्चन क्या है, ये एक घटना है। आपके इस क्वेश्चन ने जन्म ले लिया, इस घटना की भी कुंडली बन जाएगी। इसको होरा शास्त्र बोलते हैं, प्रश्न शास्त्र बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि किसी भी घटना को पकड़ लीजिए, उसकी कुंडली बन जाएगी और आने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करेगी। तो एस्ट्रोलॉजी का संबंध घटनाओं से है। कोई भी बच्चे के जन्म की घटना ली, बच्चे का हॉरोस्कोप बन गया, बच्चे के भविष्य के बारे में फिर आपने जानना शुरू कर दिया कि दशाओं के हिसाब से कौन कौन से पैटर्न इसके जीवन में आएंगे। तो आई थिंक आपको ये एक होलिस्टिक लेक्चर्स ऑन विंशोत्तरी दशा से मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने का। ये दर्शकों को भी समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।